आप सभी को सुप्रभात। एक बार फिर आपका मेरे चैनल पीके चौरसिया नॉलेज पॉइंट STP 34 में स्वागत है। ये वीडियो जो मैं आज लेकर आया हूँ, ये वीडियो विशेष करके कक्षा 10 के छात्रों के लिए, हिंदी विषय के लिए है, जो अब की बार बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। तो आप सभी को पहले से ही मालूम है कि जो बोर्ड पेपर होगा वो 2 खंडों में होगा। खंड आ, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि जो खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, उनको मैंने हल कराया है इस वीडियो के माध्यम से, और ये प्रयास किया है कि अधिक से अधिक प्रश्न आपको इस वीडियो से मिल जाएं। और मैंने उसी टॉपिक को पढ़ाया है जो आपके सिलेबस में रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये प्रश्न। चलिए हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पंचपात्र में कौन सा समास है। तो देखिए, ए विकल्प द्विग समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास और डी अव्ययी भाव समास। पंचपात्र, देखिए पहला पद संख्यावाचक है, तो आप लोग जान गए होंगे कि कौन सा समास है। इसमें होगा द्विग समास। द्विग समास क्यों होगा, आप जानते हैं, द्विग समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है। ए बहुब्री, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व और डी द्विग समास। तो इसमें भी कौन सा समास होगा, द्विग समास होगा, यानी डी विकल्प से होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर नारी में कौन सा समास है। ए द्विग, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा समास होगा, इसमें होगा द्वंद्व समास, यानी बी विकल्प से होगा। देखिए, मैंने बताया भी है क्लास में आप लोगों को, नर नारी, पहली बार इसकी 2-3 पहचान है। अगर आप ये पहचान गए तो किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछा जाए, आप प्रश्न हल कर ले जाएंगे। पहली बात तो ये एक पहचान ये भी है, योजक चिन्ह लगा होता। देखिए, नर और नारी के बीच में योजक चिन्ह लगा है। दूसरी, इसमें दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक, तो इसका जब करेंगे नर और नारी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4, जीवन और मरण में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विग और डी द्वंद्व। तो जीवन और मरण, देखिए यहाँ पर जीवन का विलोम क्या होगा, मरण, यानी आप जान गए कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, यानी डी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिन और रात में कौन सा समास है। देखिए, एक तो योजक चिन्ह लगा है दिन और रात के बीच में। दूसरा, दिन का विलोम, दिन का उल्टा रात होता है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो दिन और रात, दिन अथवा रात, दिन या रात। ठीक, तो ये भी जान गए कौन सा समास है। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, यानी ए विकल्प सही है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। पाप और पुण्य में कौन सा समास है। ए द्विग समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्वंद्व समास, डी तत्पुरुष समास। तो इसमें कौन सा समास है, इसमें भी द्वंद्व समास होगा, यानी सी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, धर्माधर्म में कौन सा समास है। ए द्विग समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व। तो जब इसका विग्रह करेंगे, धर्म और अधर्म हो जाएगा। धर्म और अधर्म, यहाँ कौन सा समास है, द्वंद्व समास, यानी डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चतुष्पाद में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी द्विग, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो चतुष यानी 4, तो इस पहला पद संख्यावाचक है। मैं इसके पहले बता चुका हूँ, जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ कौन सा समास होता है, द्विग समास, यानी बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, शुभाशुभ में कौन सा समास है। ए द्विग, बी बहुब्री, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। तो इसमें द्वंद्व समास होगा। इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शुभ और अशुभ, यानी डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 10, चौराहा में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी द्विग, सी तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो देखिए, चौराहा जो शब्द है वो संख्यावाचक है, पहला पद, इसलिए द्विग समास होगा, बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। आप प्रश्न सुन के ही जान गए होंगे कि कौन सा समास है, क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है। ए है द्वंद्व, बी बहुब्री, सी द्विग और
डी उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न, सप्तद्वीप में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास और डी अव्ययी भाव। तो इसमें भी कौन सा विकल्प सही है? पहला पद संख्यावाचक है, इसलिए कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है नवरत्न में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी द्विगु और द्वंद्व और द्विगु दोनों। तो इसमें जो विकल्प से आप बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक होता है कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है द्विगु समास, यानी सी विकल्प सही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर मात्र दो ही समासों की चर्चा की है, जो मैंने उपरोक्त प्रश्न बताए हैं, द्वंद्व और द्विगु की ही चर्चा की है और उसी से प्रश्न बनाया है। तो आप सभी को मालूम है कि आपको बोर्ड परीक्षा में द्वंद्व और द्विगु ही पढ़ना है, इसलिए आपके प्रश्न में द्वंद्व और द्विगु चूँकि 4 विकल्प होंगे, द्वंद्व और द्विगु के अलावा भी होंगे, इसलिए आप उन दोनों को भूल जाना है। सिर्फ द्वंद्व अगर नहीं भी समझ पाते हैं तो द्वंद्व और द्विगु वाले क्वेश्चन को, उत्तर को ही आप काला करिएगा। इसलिए आप ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान गुण धर्म आदि की समानता बताई जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अब हम अलंकार से संबंधित प्रश्नों पर आ गए हैं। ए रूपक अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी उपमा और डी अनुप्रास। तो आप तो सब जानते ही हैं, जहाँ पर उपमेय की उपमान से समानता या तुलना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अगला है प्रश्न संख्या 14, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, यानी ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ पर उपमेय का उपमान से भेद रहित आरोप हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए उपमा, बी रूपक और सी उत्प्रेक्षा, डी अनुप्रास। तो जहाँ पर उपमेय का उपमान से भेद रहित आरोप होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, इसलिए यहाँ बी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक और डी यमक। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प सही है, रूपक अलंकार होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर। देखिए यहाँ शैल गलत टाइप हो गया, दंत सा आ गया है, रहेगा तालब सा। पर आतप प्रयोग प्रभात प्रयोग भी थोड़ा गलत टाइप हो गया है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक और डी अनुप्रास। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्यों जिस काम पंक्ति में मन मानो जन जानो शब्द आए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखते हैं, मुख मयंक सममंज मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी विकल्प में है उपमा, सी में उत्प्रेक्षा, डी में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें बी विकल्प सही होगा, उपमा अलंकार। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या जो 19 है वो है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है या कल्पना की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, डी यमक। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, बी विकल्प सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न, छिन्न पत मकरंद लुटी सी जो मुरझाई हुई कली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें उपमा अलंकार होगा, यानी ए विकल्प सही है। आगे प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। मुन पद कमल बंद दोय भ्राता पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी यमक। तो मुन पद कमल बंद दोय भ्राता, इसमें ए विकल्प सही यानी रूपक अलंकार है। आइए, अब आप लोगों ने देखा होगा और सोच भी रहे होंगे कि मैंने जो प्रश्न बनाए हैं वो रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार से बनाए हैं। अन्य अलंकारों को मैंने छोड़ दिया है। तो ये तो आप लोगों को मालूम ही है कौन सा
अलंकार पढ़ना है, यही 3 अलंकार पढ़ना है और जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में इन्हीं 3 अलंकारों से संबंधित कोई प्रश्न होगा। वो आइए देखते हैं, वो प्रभाषा से भी संबंधित हो सकता है। उदाहरण दे दिया जाए, जिस भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा लेकिन पूछा इन्हीं तीनों अलंकारों से जाएगा। आइए अब आते हैं अगले टॉपिक पर। प्रश्न संख्या 22, काव्य पढ़ने, सुनने या देखने, अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे कहा जाता है। ए विकल्प में अलंकार, बी छंद, सी रस, डी उपरोक्त सभी। तो उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने तो नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, यानी सी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, जब किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव यानी आनंद का भाव जागृत होता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? ए करुण रस, बी हास्य, सी वीर, डी श्रृंगार रस। इसको पढ़ करके, प्रश्न को पढ़ के ही मालूम चल गया होगा कि कौन सा रस होगा। यहाँ पर होगा हास्य रस, यानी बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? ए शोक, बी उत्साह, सी करुण, डी हास्य। तो इसमें डी विकल्प सही है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, करुण रस का स्थायी भाव होता है। ए शोक, बी हास्य, डी रत और सी रत, डी भय। तो करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। आइए आगे देखते हैं। किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इनके विनाश से उत्पन्न दुख की संवेगात्मक स्थिति में कौन सा रस उत्पन्न होता है? तो वहाँ देखिए, ए करुण, बी हास्य, सी वीर और डी भक्ति। तो प्रश्न से ही मालूम चल गया होगा कि कौन सा रस होता है। यहाँ पर करुण रस होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। ये गलत टाइप हो गया, ये इसको प्रश्न पढ़िएगा। करें कि अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहाँ संसार, वना सिंदूर अनल अंगार। पंक्ति में कौन सा रस है? पढ़ करके ही पंक्तियों को मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर क्या शोक प्रकट हो रहा है, यानी शोक किसका स्थायी भाव है? करुण रस का है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। फिलहाल देख लीजिए, ए हासरस, बी करुण, सी वीर और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा रस है? करुण रस है, यानी बी सही है। आइए देखिए प्रश्न संख्या 28, इंडिया इन कालिदास के लेखक कौन है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, सी मुंशी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसके लेखक कौन है? बी विकल्प सही है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप सोच रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने दो ही रसों को समाहित किया है। कौन? हास्य और करुण रस, क्योंकि आपको मालूम है दो ही रस आपको पढ़ने हैं, इसलिए मैंने दो ही रसों से संबंधित प्रश्न उठाए हैं। अब आते हैं संधि पर। संधि प्रश्न संख्या 29, अत्याचारा का संधि विच्छेद है। अत्याधनचारा, अतिधनाचारा, अतियाधनचारा, अत्याधनाचारा। तो अत्याचारा का संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधनाचारा, यानी बी विकल्प सही है। आइए देखें प्रश्न संख्या 30, यण संधि का सूत्र है। ए इको यणच, बी आदिगुणा, सी वृद्धरेच, डी इनमें से कोई नहीं। तो इको यणच यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणच। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसकी व्याख्या भी अगर जो लोग जानते हैं तो उनको संधि समझने, यण संधि समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इको यणच, इक के स्थान पर इक प्रत्याहार है, के स्थान पर इक के बाद अगर कोई असमान स्वर आवे तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, इत यलम में कौन सी संधि है? ए वृद्ध, बी यण, सी गुण और डी दीर्घ। तो इत यलम में कौन सी संधि है? सॉरी, वृद्ध नहीं होगी, ये यण संधि होगी, बी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, प्रति एकम का संधि विच्छेद होगा। प्रतिधन एकम, प्रतिधन अकम, प्रत्येधन एकम, उपरोक्त सभी। तो प्रति एकम का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एकम, ए विकल्प सही है, यण संधि है। ठीक। आइए देखें प्रश्न संख्या 32, पित्राज्ञा का संधि विच्छेद होगा। पितृधनाज्ञा, बी में पिताधनाज्ञा, सी में पित्राधनाज्ञा, डी उपरोक्त सभी। तो पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृधनाज्ञा,
ए विकल्प इसमें सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मात्राज्ञा में कौन सी संधि है? ए बृहद संध, बी यण संध, सी गुण संध और डी दीर्घ संध। तो इसमें कौन सी संध होगी? यण संध होगी। पितराज्ञा और मात्राज्ञा में यण संध है। यण में यहाँ हलंत लगा होगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद होगा। मातृ धन आज्ञा, माता धन आज्ञा, मातु धन आज्ञा, मातृ धन आज्ञा। तो मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? मातृ धन आज्ञा। ये विकल्प सही है। आइए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप यही नहीं कक्षा 10 के ही ले रहे हैं, बल्कि आप आने वाले दिनों में जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे, वो कुछ भी हो सकता है, आपका एसएससी, टेट, सुपर टेट या अन्य एग्ज़ाम, यूजीसी के नेट, जेआरएफ, वहाँ पर भी ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्वागतम का संधि विच्छेद होगा। सौ धन आगतम, सुवा धन गतम, सुधन आगतम, सौ धन आगतम। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? सुधन आगतम। ये इसमें यण संध है। कौन सी संध है? यण संध। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान दीजिएगा, याद भी रखिएगा। आइए अगला प्रश्न है, यद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा? यद धन आप, यदि धन आप, यदु धन आप, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का संधि विच्छेद क्या होगा? ए विकल्प सही है, यद धन आप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ए तथ्य धन एव, बी तथा धन एव, सी तथ धन एव, डी तथाय धन एव। तो तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा धन एव। बी विकल्प सही है और ये वृद्ध संधि है इसमें। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलौघा, यहाँ विसर्ग लगना चाहिए था, यहाँ विसर्ग लगा लीजिएगा। जलौघा का शब्द का संधि विच्छेद होगा। जल धन ओघा, जला धन ओघा, जलयो धन घा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? इसमें जलौघा का जो संधि विच्छेद होगा, जलधन ओघा। ठीक, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41। वनौषधि में कौन सी संध है? ए गुण संध, बी यण संध, सी वृद्ध संध, डी दीर्घ संध। तो इसमें कौन सी संध होगी? वृद्ध संध होगी, यानी सी विकल्प सही होगा। आप लोगों को एक जानकारी और दे, एक विशेष आप मन में बैठा लीजिएगा वृद्ध संध पहचानने के लिए। जहाँ पर अ की मात्रा और ओ की मात्रा लगी हो, अ और औ की मात्रा लगी हो किसी भी शब्द में, तो वहाँ वृद्ध संधि होती है। देखिए, जलौघा में औ की मात्रा, वनौषध में औ की मात्रा, तथैव में आय की मात्रा लगी है और यहाँ पर वृद्ध संध है। तो एक सामान्य सी पहचान है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। सदा धन एव, सद धन एव, सदे धन वा, उपरोक्त सभी। तो इसमें सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव। यहाँ पर भी वृद्ध संध है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने 2 ही संधियों की चर्चा की है, यण संध और वृद्ध संध। संधियाँ तो ऐसे कई हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो मात्र यण और वृद्ध से ही सबसे ज़्यादा तो संभावना है यण संध से पूछे जाने की। हो सकता है वृद्ध से भी पूछ लिया जाए, लेकिन यण संध पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपको यही 2 संधियाँ पढ़नी थी, इसलिए मैंने 2 ही संधियों से प्रश्न पूछे हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं शब्द रूप। शब्द रूप से भी आपका प्रश्न होगा। फल, नदी और मद, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, फलेन किस विभक्त और वचन का रूप है? तृतीया एक वचन, बी विकल्प में है तृतीया द्विवचन, सी में चतुर्थी एक वचन, डी में द्वितीया एक वचन। तो फलेन किस विभक्त और वचन का रूप है? तृतीया विभक्त एक वचन का रूप है, यानी ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं। नद्य किस विभक्त एवं वचन का रूप है? ए चतुर्थी एक वचन, बी पंचमी एक वचन, सी तृतीया बहुवचन, डी प्रथमा एक वचन। तो नद्य किस विभक्त और वचन का रूप है? चतुर्थी एक वचन का रूप है, ए विकल्प सही है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 है, फलेश किस विभक्त एवं वचन का रूप है? ए सप्तमी,
बहुवचन, बी तृतीया बहुवचन, सी चतुर्थी बहुवचन और डी सप्तमी एकवचन। तो फलेश किस विभक्त वचन का रूप है? सप्तमी बहुवचन का रूप है। ए विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। फलाय किस विभक्त एवं वचन का रूप है? ए विकल्प में चतुर्थी एकवचन, बी चतुर्थी बहुवचन, सी पंचमी एकवचन और डी पंचमी बहुवचन। तो फलाय किस विभक्त का रूप है? वचन का रूप है चतुर्थी एकवचन, यानी ए विकल्प सही है। अगला है मतिभ किस विभक्त एवं वचन का रूप है? ए विकल्प में तृतीया बहुवचन, बी में तृतीया एकवचन, सी में चतुर्थी एकवचन, डी में चतुर्थी बहुवचन। तो मतिभ किस विभक्त और वचन का रूप है? तृतीया बहुवचन का, यानी ए विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 48। नदीश किस विभक्त एवं वचन का रूप है? ए सप्तमी बहुवचन, बी पंचमी ए बहुवचन, सी चतुर्थी बहुवचन, डी सप्तमी एकवचन। तो नदीश जो है वो सप्तमी बहुवचन का रूप है, यानी ये विकल्प सही है। प्रसंख्या है, आगे देखिए, प्रसंख्या 49। फलस किस विभक्त और वचन का रूप है? ए प्रथमा एकवचन, बी चतुर्थी एकवचन, सी पंचमी एकवचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर सही है वो डी विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फलस षष्ठी एक वचन का रूप है। ठीक, इसलिए डी विकल्प सही होगा इसमें। आइए देखते हैं प्रसंख्या 50। चतुर्थी एक वचन का रूप है फलाय, बी फलस, सी फलात, डी फलेश। तो फलाय किसका रूप है? चतुर्थी एक वचन का रूप है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 51। प्रसंख्या 51 है मतीह किस विभक्त और वचन का रूप है? द्वितीया एकवचन, द्वितीया बहुवचन, तृतीया बहुवचन, तृतीया एकवचन। तो मतीह किस विभक्त और वचन का रूप है? द्वितीया बहुवचन, द्वितीया बहुवचन और एक वचन का दोनों का रूप है, लेकिन यहाँ चूंकि एक ही ये है तो सही होगा बी विकल्प। आइए प्रसंख्या 52। फलेभ्या किस विभक्त और वचन का रूप है? चतुर्थी एक वचन, पंचमी बहुवचन। फलेभ्या किस विभक्त और वचन का रूप है? चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन, सी विकल्प में चतुर्थी बहुवचन एवं पंचमी बहुवचन दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन सा विकल्प सही है? ये पंचमी, चतुर्थी और पंचमी दोनों बहुवचनों का रूप है, तो सी विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं प्रसंख्या 53। फल शब्द के पंचमी द्विवचन का रूप है फलभ्याम, बी फले, सी फलयो, डी फलानाम। तो इसमें कौन सा विकल्प से द्विवचन रूप होगा? वो फलाभ्याम होगा, फलभ्याम होगा। आइए प्रसंख्या 54। मधुना शब्द किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? ए तृतीया एकवचन, बी चतुर्थी एकवचन, सी पंचमी एकवचन, डी द्वितीय एकवचन। तो मधुना किस विभक्ति का रूप है? तृतीया एकवचन का रूप है। आइए आगे देखते हैं। मधुने किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? ए चतुर्थी एकवचन, बी पंचमी एकवचन, सी तृतीया एकवचन, डी सप्तमी एकवचन। तो मधुने किसका रूप है? चतुर्थी एकवचन का रूप है, यानी ए विकल्प सही है। आइए अगला देखते हैं। प्रसंख्या 56। प्रसंख्या जो 56 है, मधुन किस वचन और विभक्त का रूप है? प्रथमा एकवचन, द्वितीया प्रथमा एकवचन नहीं, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन और सी है ए और बी दोनों, डी तृतीया एकवचन। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? ए और बी दोनों, प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन दोनों का रूप है मधुन। आइए आगे देखते हैं। प्रसंख्या 57। गुरुवादेश में कौन सी संध है? ए गुण संध, बी यण संध, सी दीर्घ संध और डी बृहत् संध। तो गुरुवादेश में कौन सी संध है? यण संध है, यानी ए बी विकल्प सही है। अगला है प्रसंख्या 58। पठाम पठ धात के किस लकार का रूप है? ए लिट लकार, वकार छप गया है, इसको आप लकार पढ़िएगा। ठीक, लकार पढ़िएगा। लेट लकार, बी लट लकार, सी लोट लकार, डी विधिलिंग लकार। तो पठाम किस शब्द का किस लकार का रूप है? लट लकार का है।
आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 59। पठिष्यत पठिष्यत पठ धातु के किस लकार का रूप है? ए लिट लकार, बी विधिलिंग लकार, सी लट लकार, डी लोट लकार। तो पठिष्यत किस लकार का रूप है? लेट लकार का रूप है। आइए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60। पठेत पठ धातु के किस लकार का रूप है? ए विधिलिंग लकार, बी लोट लकार, सी लट लकार और डी लेट लकार। तो पठेत किस लकार का रूप है? विधिलिंग लकार का रूप है। आइए अगला प्रश्न है पठावा पठ धातु के लट लकार के किस वचन का रूप है? पठावा पठ धातु के लट लकार के किस वचन का रूप है? ए एक वचन, बी बहुवचन और सी द्विवचन और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो विकल्प सही है वो द्विवचन सही है। आइए सी विकल्प सही है। अगला है प्रश्न संख्या 62। अपठतम पठ धातु के किस लकार का रूप है? ए लंग लकार, बी लट लकार, सी लोट लकार, डी लेट लकार। तो अपठतम किस लकार का रूप है? वो लंग लकार का रूप है। आइए अगला प्रश्न है हसंत हस धातु के किस लकार का रूप है? ए लट लकार, बी लंग लकार और सी लोट लकार, डी विधिलिंग लकार। तो ये हसंत किसका है? लट लकार का रूप है। क्वेश्चन है 64। हसेऊ हस धातु के किस लकार का रूप है? ए लिट लकार, बी विधिलिंग लकार, सी लोट लकार, डी लट लकार। तो हसेऊ विधिलिंग लकार का रूप है, यानी बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है हसेत हस धातु के विधिलिंग लकार के किस वचन का रूप है? मध्यम पुरुष एक वचन, बी मध्यम पुरुष बहुवचन, सी मध्यम पुरुष द्विवचन, डी उत्तम पुरुष बहुवचन। तो हसेत मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, यानी बी विकल्प सही है। प्रश्न 66। अन उपसर्ग। अब हाँ, एक बात और आपको बताते चलें। आपने देखा होगा कि जो मैंने ये शब्द रूप एवं धातु रूप से प्रश्न पूछा, तो आप ये पठ धातु और हस धातु से ही पूछा है, तो आप ये तैयार कर लें। हस धातु पठ और हस धातु का रूप एक जैसा ही चलता है, तो कोई भी एक तैयार कर लें, उसके आधार पर आपका प्रश्न सही हो जाएगा। और शब्द रूप में फल, नदी, मधु, इन सब से प्रश्न उठाया गया है और इसी से बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। अब आइए उपसर्ग से देखते हैं प्रश्न। निम्न में अनुपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? ए विकल्प में अनुकरण, बी में अविश्वास, सी में अपशकुन और डी में आकर्षण। तो इसमें ए विकल्प में अनुकरण में अनुपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 67। 67 में है अपशकुन में शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए अनु, बी अप, सी अभि, डी आ। तो अपशकुन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? अप हुआ है, यानी बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न। निम्न में से अभि उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? ए अपमान, बी अभिमान, सी अभिवादन, डी बी और सी दोनों। तो देखिए अभिमान में भी प्रयोग हुआ है और अभिवादन में, इसलिए विकल्प क्या सही होगा? डी विकल्प, बी और सी होगा। ठीक। अगला प्रश्न है विशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग उपयोग हुआ है? वी, साह, विष, अप। तो इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? वी, यानी ए विकल्प सही है। उपसर्ग से संबंधित मैंने आपको विधिवत बताया है क्लास में। आप सभी लोग जानते हैं कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। इसमें है अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ए अप, बी साह, डी उप, सी उप और डी अभि। तो इसमें अब उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, यानी डी विकल्प सही होगा। मैंने यहाँ टाइप करने भूल गया था, ये आप समझ लें, डी विकल्प सही है, यानी अभि। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए उपकार, बी सहपाठी, सी उपवन और डी में है ए और सी दोनों। तो देखिए उपकार में भी उप और उपवन में भी, इसलिए ए और सी दोनों सही होंगे।
डी विकल्प सही है। अगला है प्रश्न संख्या 72। प्रसार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? हुआ है, ये प्रयुक्त पढ़िएगा इसको। प्रयुक्त हुआ है ए प्रा, बी प्रसा, सी पर और डी सु। तो इसमें क्या होगा? प्रा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 73। सहपाठी शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो पाठी सार्थक शब्द है, उसके आगे सह लगा है, तो आप देख करके ही जान जाइए। सा ए सा, बी सु, सी सम, डी अन। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें कौन सा सही है। फिलहाल जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, सा उपसर्ग सही है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि मैं आपके सामने और भी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। आ उपसर्ग किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है? ए आलोक, बी अपवाद, सी असुविधा, डी अनुकरण। तो आ उपसर्ग किसमें प्रयोग हुआ है? सी विकल्प से असुविधा, सुविधा सार्थक शब्द आ, ये तो डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न संख्या 75। सुमार्ग शब्द में कौन सा किस शब्द सॉरी फिर से देखते हैं। सुमार्ग शब्द में किस शब्द ने यहाँ पर उपसर्ग, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए सु, बी सा और डी सा, सी सा और डी सम। यहाँ पर भी मैं नंबरिंग करने भूल गया, ये डी पढ़िएगा। तो देखिए मार्ग सार्थक शब्द है, उसके पहले सु लगा, तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा, यानी सु होगा। देखिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 76। अनाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अन, निर, आ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हुआ है? अन, यानी ए विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 77। अधि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? अधिपद, बी में अधिकार, सी में अधिराज, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा, तीनों में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, आलोक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आ दीर्घा, बी विकल्प में ह्रस्वा और सी में परि, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें जो है ए विकल्प सही होगा, दीर्घ आ लोक सार्थक शब्द है, तो ए विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 79। अत्यधिक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ए अति, बी अधि, सी उप, डी उपसर्ग परि। तो इसमें अत्यधिक उपसर्ग का प्रयोग है, यानी ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। परि उपसर्ग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शब्द में हुआ है? ए परिवहन, बी परिवाद, सी पर्यावरण, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो विकल्प सही है वो डी सही है, तीनों में परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संबंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ए सम, बी सह, सी सा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें संबंध में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 82। निर उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ए निराधार, बी निरभिमान, सी निरपराध, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें डी विकल्प सही है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त हुआ। और अभी कुछ चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैंने आपको ध्यान में रखते हुए कि कहीं अगर वीडियो बड़ा हो गया तो देखने में आपको परेशानी होगी, इसलिए मैं जो टॉपिक छूट गए हैं, जैसे प्रत्यय छूटा है और भी अन्य टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास से जो प्रश्न छूटे हैं, उनको मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेकर जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा। बस इसी के साथ